हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र चौहान स्वागत करता हूं बैंकिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बैंकिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज है 8 नवंबर। 8 नवंबर से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सबका डिस्कशन करेंगे। साथ ही अगर इनसे संबंधी कोई स्टैटिक रिलेटेड फैक्ट है तो इन्हें भी जानेंगे, जिससे आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था? द पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड हैज अनाउंस हाउ मच करोड़ टू इन्वेस्ट इन रिलायंस रिटेल। कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ निवेश करने की घोषणा की है, और साथ ही जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो किस कंट्री का फंड है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या था। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो फंड है वो सऊदी अरब का एक वेल्थ फंड है। क्या है? सऊदी अरब का एक वेल्थ फंड है, जिसकी टोटल वैल्यू की बात करें तो 320 बिलियन डॉलर है। टोटल वैल्यू कितनी है? 320 बिलियन डॉलर है। और जो इसके चेयरमैन है, इसके चेयरमैन जो हैं उनका नाम क्या है? सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उल सऊदी। मोहम्मद बिन सलमान उल सऊदी हैं इसके चेयरमैन हैं। और हाल ही में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने निर्णय लिया है कि वो भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक यूनिट में निवेश करेगा। किसमें? एक यूनिट, यानी कि उसके एक सब्सिडी में, जिसका नाम क्या है? रिलायंस रिटेल। और ये रिलायंस रिटेल में लगभग 2.04% की शेयर होल्डिंग लेने जा रहा है। कितने करोड़ निवेश करके? 9,555 करोड़ रुपए से, यानी कि 9,555 करोड़ रुपए। अगर इसका डॉलर में देखें तो लगभग 1.29 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा? भारत के इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी और रिटेल बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। रिलायंस जो रिटेल है, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड का एक सब्सिडरी बॉडी है, जो कि भारत में लगभग 12,000 स्टोर के साथ काम करता है और देश भर के लगभग 64 करोड़ लोगों को क्या देता है? अपनी सर्विस देता है। 64 करोड़ लोगों को सर्विस देता है। अब बात करें कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने इससे पहले और किस में निवेश किया था। तो आपको बता दें कि जियो में, किसमें? जियो प्लेटफॉर्म की इसने लगभग कितने प्रतिशत शेयर होल्डिंग खरीदी थी? 2.32%। और अब ये रिलायंस रिटेल में भी अपनी निवेश करने जा रहा है। पीपीआई सिर्फ हमारे में ही नहीं, इसने टेस्ला जैसी कंपनियों का, उबर जैसी कंपनियों का हो गया, या सॉफ्ट बैंक जापान का हो गया, यहाँ भी भारी तौर पे निवेश कर रखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? सीधा पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो फंड है वो कहाँ का फंड है? सऊदी अरब के। और जो इसके चेयरमैन है वो कौन है? अपना मोहम्मद बिन सलमान उल सऊदी। अब बात आया है सऊदी अरब का, तो इसका जो कैपिटल वो क्या है? रियाद है। और करेंसी क्या है? रियाल है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच ई कॉमर्स आर्म हैज अनाउंस इट्स इंटीग्रेशन विद द एसबीआई योनो कृषि। हाल ही में किस ई कॉमर्स शाखा ने एसबीआई योनो कृषि के साथ अपने एकीकरण की घोषणा की है? भारत की एक फर्टिलाइजर कंपनी है जिसका नाम है इफ्को बाजार। जैसे इंडिया फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, फुल फॉर्म क्या है? इफ्को का इंडिया फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड ने हाल ही में एसबीआई के साथ टाई अप किया है। और एसबीआई अपने ऐप योनो के माध्यम से एक ऐप जनरेट किया है, योनो कृषि ऐप। इसके माध्यम से इफ्को बाजार अपने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, इफ्को बाजार के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, वो भारत के लगभग सभी फार्मरों के पास उन प्रोडक्ट की पहुंच बनाने की कोशिश करेगा एसबीआई योनो की मदद से। यानी कि अब जो लोग भी एसबीआई योनो यूज करते हैं वो इफ्को के प्रोडक्ट डायरेक्ट ऑनलाइन माध्यम से क्या कर सकते हैं? ऑर्डर कर सकते हैं। अब ऑर्डर करने के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज एसबीआई योनो को नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ उन्हीं का चार्ज देना पड़ेगा जो प्रोडक्ट आप लेंगे। किस प्रकार के प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हैं? जैसे फर्टिलाइजर हो गया, भाई खेती कर रहे हैं तो खेती में फर्टिलाइजर ही यूज होगा।
या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इनपुट हो गया कि क्या क्या उसकी जरूरतें हैं, सीड हो गया, एग्रो केमिकल हो गया, एग्रो मशीनरी हो गया, इस प्रकार के टाइप। अब ऐसा नहीं है कि एसबीआई योनो कृषि ऐप के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में फार्मरों के लिए पहली बार भारत में ऐसा कुछ करने जा रहा है। इससे पहले बहुत सारे ऐप हैं, जैसे लॉकडाउन के अंतर में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने क्या किया था, किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। लगभग 8 लैंग्वेजों में ये इसकी फैसिलिटी थी, जो कि लॉकडाउन के समय में फूड ग्रेन और पेरिसेबल गुड यानी कि जो जल्दी से खराब जाए उनके ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देता था। ऐसे फार्मर जिनके पास बहुत सारा खेत है, यानी कि हेक्टेयर हो गया, 2 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, या कहें कि एकड़ में हो गया, और उनके पास मशीनरी नहीं है किसी प्रकार की, या उनके पास पैसों की कमी है, अगर वो किराए पे मशीन ले लें, जैसे हम ओला और उबर में क्या करते हैं, उनका ऐप डाउनलोड करते हैं और हमारे नज़दीक अगर कोई ओला और उबेर की टैक्सी है तो डायरेक्ट हम उनको बुला लेते हैं। सेम उनके लिए एक योजना है कि कस्टम हेयरिंग सेंटर डायरेक्ट इस ऐप के माध्यम से अपने विद इन 50 किलोमीटर के एरिया में, अराउंड में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किराए पे मशीनरी देता है तो डायरेक्ट आप उससे किराए पे ले सकते हैं। कृषि किसान ऐप फॉर जियो टैगिंग, इसकी मदद से जो ऐसे किसान जो कि क्वालिटी ऑफ क्रॉप क्या करते हैं, उगाते हैं, और उनको उससे बेनिफिट भी हुआ है, तो डायरेक्ट कृषि किसान ऐप के माध्यम से दूसरे फार्मरों को भी क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं कि वो भी उस फसल को बोएं। साथ ही बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क भी चलाया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, और फार्मरों के जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे वाटर को लेके, सॉइल के लेके, सीड को लेके, मार्केटिंग को लेके, इन सभी प्रॉब्लम को इस बायोटेक किसान प्रोग्राम के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। इफ्को की बात करें तो एक प्रकार का मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन कौन है, BS नकाई हैं। तो ये ध्यान रखें। और MD और CEO की बात करें तो डॉक्टर US अवस्थी हैं। तो किसने टाइप किया है SBI योनो के साथ, तो इफ्को बाजार ने किया है। Which public sector enterprises company has signed a memorandum of understanding with the Department of Chemical and Petrochemical recently to achieve the revenue target of rupees 451 crore in the current financial year 2021? किस पब्लिक सेक्टर यूनिट ने हाल के वित्त वर्ष यानी कि 2021 के लिए जो अपना राजस्व का लक्ष्य रखा, कितना रखा है, 451 करोड़ रुपए, इसको प्राप्त करने के लिए रसायन विभाग ने इनमें से किस संस्था के साथ टाई अप किया, बताना है आपको। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल ने अपने इस साल के लक्ष्य का यानी कि 451 करोड़ रुपए का जो अपना प्रोडक्ट है बेचने का टारगेट रखा है, और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए उसने भारत के ही एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंटरप्राइजेज HIL हिंदुस्तान इंसाइटेड लिमिटेड के साथ टाई अप किया। किसके साथ टाई अप किया है, HIL यानी कि भारत सरकार का है ही एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। और यह जो साइन है HIL लिमिटेड के चेयरमैन और MD श्री SP मोहंती और डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल जो के सेक्रेटरी हैं श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी ने मिलकर किया है। हिंदुस्तान इंसाइटेड लिमिटेड किसके अंदर आता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है, जो कि 1954 से काम कर रहा है, जिसका हेडक्वार्टर कोची और रीजनल बॉडी रसियानी और भटिंडा में है। अब प्रश्न उठता है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जब भी किसी मिनिस्ट्री का नाम आएगा तो हमको हमेशा याद रखना है कि उसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है। इसके मिनिस्टर कौन है, DV सदानंदा गौड़ा हैं। कौन है, DV सदानंद गौड़ा हैं। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका के नॉर्थ बेंगलोर से ये चुने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, HIL यानी कि ए जवाब। Who has organized international webinar title भारत तीर्थ,
किसने भारत तीर्थ नामक एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है? हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने 3 दिनों का एक इंटरनेशनल वेबिनार आयोजित किया है आईआईटी खड़गपुर में। किस आईआईटी में? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी खड़गपुर। तो अपना सही जवाब आईआईटी खड़गपुर। और जो इस वेबिनार का जो टाइटल है उसका नाम क्या रखा है? भारत तीर्थ रखा है। क्या नाम रखा है? भारत तीर्थ। भारत तीर्थ एक 3 दिनों का वेबिनार है जिसके अंतर्गत भारत के लोग और भारतीय अध्ययन करने वाले ऐसे इंटरनेशनल पर्सनालिटी जो कि इकोनॉमिक, संस्कृति, इंडिया के वैदिक मैथ में, केमिकल साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सबको एक मंच प्रोवाइड किया जाएगा ताकि भारत के ये इन विभिन्न क्षेत्रों के बारे में सोच सकें और उन पे डिस्कशन कर सकें ताकि भारत इनका इनोवेशन का, रिसर्च का क्या ले सके, लाभ ले सके, आइडिया को प्राप्त कर सके। तो इस वेबिनार में साथ ही रमेश पोखरियाल ने आईआईटी खड़गपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात की जिसका नाम क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम। क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम। और इसी अवसर पे जो आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर हैं वीरेंद्र के तिवारी ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को भी प्रदान किया है। कौन से पुरस्कार को? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? साइंस के क्षेत्र में एक्सीलेंस वर्क करने के तौर पे दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साइंस के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के रिसर्च में अगर किसी ने अच्छा काम किया है। और ये हर एक व्यक्ति को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की इच्छा होती है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? बी। रमेश पोखरियाल ने एक 3 दिनों का वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है आईआईटी खड़गपुर में जिसका नाम क्या है? भारत तीर्थ। अब रमेश पोखरियाल का नाम है तो रमेश पोखरियाल कौन से मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ की है? उत्तराखंड के हरिद्वार से। कहाँ से? उत्तराखंड के हरिद्वार से निर्वाचित किए जाते हैं। Who has appointed as the Chief Information Commissioner? इनमें से किस व्यक्ति को सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से यशवर्धन कुमार सिन्हा को, किसको? यशवर्धन कुमार सिन्हा को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की शपथ दिलाई। अब ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का मुख्य चीफ होता है। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो बॉडी है वो एक प्रकार भारत सरकार के कानून पारित करके लाया गया बॉडी है जो कि भारत में स्टेट से, मिनिस्ट्री से या किसी व्यक्ति से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है और इंफॉर्मेशन सही ना होने पे उनके अगेंस्ट में एक लीगल एक्शन भी ले सकता है। साथ ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत हर एक स्टेट भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या कर सकता है? अपने लेवल पे यानी कि स्टेट लेवल पे अपॉइंटमेंट कर सकता है। खैर अभी यशवर्धन कुमार सिन्हा सेंट्रल लेवल पे क्या हुए हैं? अपॉइंटमेंट हुए। अब इनकी जो अपॉइंटमेंट की क्या है वो 3 पर्सनालिटियों ने कमेटी के माध्यम से अपॉइंटमेंट किया है। जो कमेटी का कॉन्सेप्ट है इसके जो हेड थे प्राइम मिनिस्टर थे। एक्ट के अनुसार यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो स्टेचुटरी बॉडी है उसके एक्ट के अनुसार एक अपोजिशन के भी लीडर होने चाहिए। तो यहाँ पे अपोजिशन कांग्रेस की तरफ से कौन थे? अधीर रंजन चौधरी थे और साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह। इन 3 लोगों ने मिल के किसको चुना है? यशवर्धन कुमार सिन्हा को चुना है जिनका जो टेन्योर होगा वो 5 साल होगा या फिर उनकी एज जब तक 65 रहती है तब तक रहेगा। इससे पहले जो थे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो कौन थे? बिमल जुलाका। कौन थे? बिमल जुलाका थे। तो सही जवाब हमारा क्या है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। बिमल जुलाका को ही रिप्लेस करके कौन आया है? गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे क्या बने हैं? CAG कैग बने हैं। और अशोक लवासा को हाल ही में अभी ADB बैंक में किसी पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। उस पोस्ट का आप एक बार ध्यान रखें क्या बने हैं तो ध्यान रखना हमको, वाइस
प्रेसिडेंट बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द टेम्पल ऑफ विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम और एसटी विल बिकम अ पेरिस्ट, किस राज्य के मंदिर में पहली बार एक एसटी पुजारी बनेगा? आपको बताना है कि ऐसा किस राज्य में पहली बार होने जा रहा है। केरला में पहली बार ऐसे होने जा रहा है जहां पे एक एसटी प्रीस्ट यानी कि पुजारी बनने जा रहा है, और इसका जो इंफॉर्मेशन है वो त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड के द्वारा दिया गया है। त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड एक प्रकार का बॉडी है जो कि केरला के लगभग 1200 से ज़्यादा मंदिरों को का देखरेख करता है और उनमें पुजारियों की क्या करता है, नियुक्ति। लेकिन कई समय से इन पुजारियों की शॉर्ट लिस्टें चल रही थी और उसमें लगभग एक एसटी और 18 एससी से पुजारी चुने गए हैं और इनकी नियुक्ति अब वहाँ की जाएगी। इससे पहले भी अदर कास्ट के लोग आए थे 310 पीपुल, लेकिन वो कभी भी एससी और एसटी से नहीं थे। अब ये ऐसा करने कौन जा रहा है? करने वाला पहला राज्य बन गया है केरला बन गया है, और वो अपने राज्य में ऐसा पहली बार करने जा रहा है। अच्छा, केरला का बात आया तो इसका कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन है। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। अब केरला से रिलेटेड कई सारी मुख्य बातें हैं, जैसे वहाँ का एक रोबोट है जिसका नाम कर्मी बॉट है। वो कोरोना वायरस के दौर में अनह्यूमन के तौर पे कई सारी फैसिलिटी लोगों तक पहुंचाया। इंडिया का फर्स्ट सुपर फैब लैब, इंडियाज फर्स्ट सुपर फैब लैब कहाँ पे खोला गया? केरला में ही खोला गया है। केरला भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलों को किस में कन्वर्ट कर दिया है? हाईटेक क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया है। हाल ही में केरला सरकार को पट्टा की तरफ से ग्रैंड अवार्ड मिला था, क्या काम करने के लिए? ह्यूमन बाय नेचर कैंपिंग के माध्यम से उसने अपने राज्य में लगभग 17% टूरिज्म को बढ़ा दिया। हाल ही में स्टार्टअप कंपनियों की सहायता करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, एक्सीलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। केरला में भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर खोला जा रहा है, वुमेन बिजनेस को पार्टिसिपेशन यानी कि वुमेन को इनकरेज करने के लिए। हाल ही में भारत का पहला सोलर बेस्ड मिनी नेचर ट्रेन वैली टूरिस्ट विलेज में क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। और बात करें केरला की तो लिटरेसी रेट में, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में और यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स में केरला क्या है? टॉप है। उसके सिवा नमथ वसई नाम का प्रोग्राम चला है, और नमथ वसई का कॉन्सेप्ट क्या है कि शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को उनके ही लैंग्वेज में एजुकेशन देना ताकि एजुकेशन का स्तर बढ़ सके। और हाल ही में केरला ने तो अपने के फोन नाम का मिशन चलाता है, और के फोन के अंतर्गत उसने अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले दिसंबर तक पुअर फैमिली ऑफिसेज में, स्कूलों में फ्री इंटरनेट की कनेक्टिविटी क्या कर देगा? पहुंचा देगा। भारत नेट हमने कल के ही लेक्चर 6 तारीख के लेक्चर में सारा बातें डिस्कस किया था। अब केरला का बात है तो नेशनल पार्क इसके कौन कौन से हैं? तो एक है पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और एराविकुलम, कौन? एराविकुलम नेशनल पार्क। तो ये सारी ही बातें आपको सुनना है और ध्यान रखना है। तो सही जवाब इसका क्या है? ए है। केरला में पहली बार एक एसटी जो पुजारी बनने जा रहा है। Which nation has temporarily waived the enter of Indian nation over COVID-19 concern? किस राष्ट्र ने स्थायी रूप से कोविड-19 चिंताओं पर भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी? इनमें से कौन सा देश है? हाल ही में चाइना ने भारत से जाने वाले चाइना में व्यक्तियों की एंट्री को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है, और लगभग सभी फ्लाइट को, सभी उड़ानों को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ऐसा हुआ कि अक्टूबर 30 में वंदे भारत के अंतर्गत जो भी व्यक्ति गए थे वहाँ पे, उनमें से 30 व्यक्ति पॉजिटिव निकले, कोरोना पॉजिटिव। और इन्हीं चिंताओं को लेके चाइना ने ऐसा निर्णय लिया है कि चाइना ने भारत के सिवा क्या, इसके सिवा उसने यूके, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और फिलीपींस के फ्लाइटों को भी क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया। और यहाँ इन कंट्रियों से आने वाले लोगों को भी क्या कर दिया? बैन कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको। भारत और चाइना के रिलेशन की बात करें तो खैर आप सभी जानते हो तो बेहतर नहीं है, लेकिन हाल ही में
चाइना की एक सेंट्रल बैंक है पीपल बैंक ऑफ चाइना, जो कि एच डी एफ सी बैंक में निवेश करने जा रही थी, लगभग 1.01% की किया, और ये चिंता का विषय बन गया हमारे लिए। तब भारत सरकार ने एफडीआई नियमों में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियमों में क्या किया, बदलाव किया कि भारत से लगे हुए जितने भी बाउंड्री हैं, अब वो भारत की में के क्षेत्र में किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं या सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से क्या लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा। अब भारत के नज़दीक कौन कौन से आते हैं, जैसे जैसे हो गया पाकिस्तान, हो गया बांग्लादेश, हो गया नेपाल, हो गया भूटान, हो गया म्यांमार, हो गया चाइना। अब इनके पास तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत में निवेश, इनके पास खुद ही बेचारे गरीब हैं। बचता मेन तो टारगेट किसको करना था, चाइना को, लेकिन हम डायरेक्ट चाइना बोल के बैन करते तो चाइना को बुरा मान जाता। तो हमने क्या किया है कि जितने भी हमारे बाउंड्री शेयर कंट्री हैं, उन कंट्रियों से अगर हमारे देश में एफडीआई आ रहा है तो भारत सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है। उसके बाद अगर बात करें चाइना का, तो चाइना का जो कैपिटल हो कहाँ है, बीजिंग है। और करेंसी करेंसी फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि ये आम भाषा में बोला जाता है क्या, युआन। लेकिन जैसे अपना रुपया रुपया 10 पैसा 20 पैसा, वैसे ये लोकल शब्द में, लेकिन चाइना की जो ऑफिशियल करेंसी है और पेपर में पूछा जाता है उसके ऑफिशियल करेंसी क्या है, रिन मिनबी। क्या है, रिन मिनबी है। तो ध्यान है। अब बात करें तो पूरे विश्व का चाइना का सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है। क्या लॉन्च किया है, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आपको बताना है DCEP। क्या नाम है, DCEP है। तो इस फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चाइना, डी। The joint task force that was seen in news recently is associated with India and which country? संयुक्त कार्यबल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, भारत और किस देश से जुड़ा हुआ है? हाल ही में यूएई और इंडिया की 8वीं हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट किन दो कंट्रियों से जुड़ा हुआ है, यूएई और इंडिया से। और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने वर्चुअल माध्यम से इसकी मीटिंग की क्या की है, अनाउंसमेंट कह रहा ऑर्गेनाइज किया है। और इस मीटिंग के जो को चेयर रहे वो शेख हामिद बिन जायद अल नहान रहे, और भारत की तरफ से कौन से मिनिस्टर, श्री पीयूष गोयल रहे। साथ ही इस ज्वाइंट फोर्स की जो पहली बार बात की गई थी 2012 में, और 2012 से लगातार हो रहा है। और इस बार 2020 की बात करें तो इस बार कौन सा था, 8वां था। और ये दो कंट्रियों के बीच अपने ट्रेड को बेहतर बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है। साथ ही यूएई और इंडिया ने 2017 में स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे भी साइन किया है। और इसके अलावा भारत ने यूके, इंडोनेशिया, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर चुका है। इसका फायदा क्या होता है कि दोनों इकोनॉमिक के सोशल और डेमोक्रेटिक कंट्री एक दूसरे के साथ मदद करते हैं। साथ ही अगर इंडिया और यूए की बात करें तो इनका रिलेशन बहुत ही बेहतर है। हाल ही में अगस्त 2019 में आप सभी जानते हैं कि यूएई का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसको मिला, क्या नाम है, जायद मेडल। और भारत और यूएई का बेहतर रिलेशन बनाने के संबंध में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया कौन सा, यूएई का हाईएस्ट अवार्ड जायद मेडल। इंडिया और यूएई का जो अगर ट्रेड की बात करें तो 59 बिलियन का सरप्लस ट्रेड रहता है, और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 19-20 में रहा, चाइना और यूएसए के बाद किसका, यूएई का। अब बात करें सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी रहा, लगभग 29 बिलियन डॉलर का हमने 2019-20 में क्या किया, व्यापार किया। यूएई और इंडिया की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा 2019 में, किस किस को लेके,
ऑयल नॉन ऑयल ट्रेड के लिए भी 41.43 बिलियन का। बात करें कि एक मुस्लिम कंट्रियों का लगभग 53-54 के आसपास कंट्री हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसकी हाल ही में 46 अबू धाबी, इसमें भारत मेंबर नहीं है, लेकिन हमको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया गया था। UAE की बात करें तो UAE अरब कंट्री का पहला ऐसा कंट्री बन गया है जो कि क्या करने जा रहा है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलने जा रहा है। साथ ही UAE मार्स प्रोब एक मिशन चला है जिसका नाम क्या है, अमल, यानी कि होप मिशन। उसके बाद सितंबर 2020 की बात करें, सितंबर 2020 की बात करें तो UAE ने इजराइल के साथ मिलकर इजराइल पीस यानी कि अब्राहम एकॉर्ड पे क्या किया है, साइन किया है। तो इंडिया और UAE का रिलेशन बहुत बेहतर है, उसको और बेहतर बनाने के लिए हाल ही में 8वीं ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की क्या हुई, मीटिंग हुई। तो सही जवाब क्या है, UAE। अब यूनाइटेड अरब अमीरात की अगर कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी है, और इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है, दिरहम है। क्या है, दिरहम है, ध्यान रखेंगे। वैन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व, इनमें से किस तारीख को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, इनमें से किस तारीख को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हर साल 7 नवंबर को, किस तारीख को, हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस डे के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाता है कि कैंसर जैसे बीमारियों को समय से पहले पहचाने और समय रहते इस बीमारी को क्या कर दें, खत्म कर दें। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कैंसर दुनिया का मृत्यु होने वाला दूसरा सबसे बड़ा बीमारी है। 2018 के डेटा के अनुसार लगभग 18 मिलियन केस क्या हैं, पूरे विश्व में हैं, और इंडिया की बात करें तो 1.5 मिलियन जो कैंसर के मरीज हैं वो कहाँ पे हैं, भारत में। 0.8 मिलियन कैंसर डेट इन इंडिया 2000, लगभग 2018 में कितने लोग मारे गए कैंसर की वजह से, 0.8 मिलियन। वहीं बात करें तो 9.5 मिलियन कहाँ पे, पूरे विश्व को मिला दिया जाए तो 9.5। बात करें तो इंडिया में जो ये केस है वो डबल होने की आशंका जताई है WHO ने 2040 तक। लेकिन वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें, वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को, और नेशनल कैंसर डे की बात करें तो 7 फरवरी को। तो ये दोनों डे ऐसे हैं कि डेट को लेके बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ध्यान रखें, नेशनल 7 नवंबर और वर्ल्ड का जो है वो 4 फरवरी। इससे पहले नवंबर में कौन कौन से डे देखे थे हमने, वर्ल्ड वैगन डे देखे थे, सेकंड वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे देखा था जिसका थीम क्या था, इंस्टेंटिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। 6 नवंबर को क्या देखा था, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, और रिसेंटली 7 नवंबर को तो नेशनल कैंसर डे। अब WHO की बात है तो WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के किस शहर में है, जिनेवा में। हेड इसके कौन है, टेड्रोस एधानोम है, डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल। जैसे अभी हमने ADB बैंक के वाइस प्रेसिडेंट किनको देखा, अशोक लवासा को, तो ये भारत की तरफ से सौम्य स्वामीनाथन। तो ध्यान रखेंगे कि भाई WHO में भारत की तरफ से कौन डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है, तो सौम्य स्वामीनाथन। और सेकंड की बात करें तो जैन एल्सन। खास तौर पे आपको इन दोनों को याद रखना है, कोई जैन एल्सन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, C 7 नवंबर। इन विच स्टेट द पक्का के टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड, किस राज्य में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है, इनमें से किस राज्य में आपको बताना है। पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में ये न्यूज में चल रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यानी कि 8 स्टेटों में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन 8 राज्यों में पक्काके टाइगर रिजर्व यानी कि अरुणाचल प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है, जिसने अपने ग्रीन शोल्डरों को कोविड-19 इंश्योरेंस की क्या की है, घोषणा की है। लगभग 57 फ्रंटियर स्टाफ ग्रीन शोल्डर के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, और उनको इंश्योरेंस कवरेज कितने का दिया जाएगा,
1 लाख पर पर्सन, 1 लाख का। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो गया है, जल्दी हाल ही में रिटायर हो गया है, तो उनको इंश्योरेंस 1 लाख का नहीं, उनको कितने का दिया जाएगा, 50,000। पकड़ के टाइगर रिजर्व 2019 2019 कह रहा हूँ, 1999 2000 के दौर में की गई थी अंडर टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो भी ये पकाके टाइगर रिजर्व है, पीटीआई, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या, पखुई टाइगर रिजर्व। पखुई टाइगर, दूसरे अपने हैं एगल नेस्ट वाइल्ड सेंचुरी है, नामडूफा टाइगर रिजर्व है, डिहांग डिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, सेसा ऑर्जिस्ट सेंचुरी है, मोंगलिंग नेशनल पार्क है, टेलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये बहुत सारे है। थोड़ा अपना कैपिटल याद रखना है, क्या, ईटानगर है। गवर्नर कौन है, बी डी मिश्रा हैं। और सीएम कौन है हमारे, पेमा खुंडू है। फ्रेंड यहाँ पे यही याद रखना है कि एक भारत सरकार जल जीवन मिशन चला रहा है, जिसका भारत सरकार ने 2024 तक क्या रखा है कि जितने भी रूरल एरिया हैं और भारत के लगभग सभी घरों में वो क्या कर देंगे, टैप कनेक्शन, यानी कि नल से जल निकालेंगे। ठीक है जी। और इसी के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश ने कमिटमेंट किया है, क्या, कि 2023 तक टैप कनेक्शन क्या कर लेगा, अंडर जल जीवन मिशन के अंतर्गत कंप्लीट का। अब जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए बजट दिया है, तो 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया था भारत सरकार ने, ये ध्यान रखेंगे। तो सही जवाब इस प्रश्न का क्या है, ए है जी, सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश होगा। विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च इट्स ऑन यूपीआई पेमेंट फ्यूचर इन इंडिया। इनमें से किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना यूपीआई पेमेंट फीचर लॉन्च किया है। हाल ही में व्हाट्सअप ने, जो कि एक फेसबुक का यूनिट है, उसने एक पेमेंट सर्विस लॉन्च किया यूपीआई बेस्ड, और इसकी परमिशन किसने दे दी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में फ्रेंड ये 2008 से काम कर रहा है। जब से ये आया है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके ही आया है। तो इसका फुल फॉर्म हमेशा ही ध्यान रखना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया का, जिसका हेड कौन है, दिलीप आसबे हैं। कौन है, दिलीप आसबे हैं। अब हुआ क्या है, इसने व्हाट्सअप को भी क्या है, व्हाट्सअप यूपीआई बेस्ड एक पेमेंट सिस्टम लेके आया है, लेकिन इसको अभी फेज मैनर में ही कंप्लीट किया जाएगा। किस मैनर में, फेज मैनर में ही कंप्लीट किया है। अभी ये यूपीआई की बात करें तो भारत में लगभग ये 30% वॉल्यूम ट्रांजैक्शन को क्या करता है, कवर करता है। अभी एनपीसीआई ने लगभग 20 मिलियन, कितने, 20 मिलियन यूजर्स को ही ये डाउनलोड करने का क्या दिया है, परमिशन दिया है। कौन सा, व्हाट्सअप यूपीआई पेमेंट सिस्टम। अब फ्रेंड बात करते हैं यूपीआई की, इसका भी फुल फॉर्म हमको क्या रखना है, याद रखना है। यूपीआई का जो फुल फॉर्म है क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसको कब ले आया था एनपीसीआई, 2016 में। इसका बेनिफिट क्या हुआ, आप भारी तौर पे देखेंगे क्या, कि पहले जो एक्सिस बैंक के आप अगर कस्टमर है तो एक्सिस बैंक का एक्सिस पे को डाउनलोड करना पड़ता था। एसबीआई के कस्टमर है तो आपको एसबीआई बॉडी डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा सिंगल ऐप नहीं था या कोई सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं था जहां हम एक ही प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करें और इन बैंकों को कनेक्ट कर दें। लेकिन जैसे ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया, जैसे ही आप यूपीआई, पेटीएम हो गया या रिचार्ज हो गया, जियो मनी, इन सबको, या गूगल पे हो गया, अगर आप इनको डाउनलोड करें तो आप देखते होंगे जैसे ही बैंक अकाउंट ऐड करने जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ अगर आप एसबीआई के हैं तो एसबीआई का अकाउंट नहीं आता, इसके साथ जितने भी प्राइवेट हैं, फॉरेन हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक है, सबकी लिस्ट खुल, यानी कि सभी बैंकों को यूपीआई के अंदर क्या कर दिया गया, मर्ज, यानी कि सभी को कन्वर्ज कर दिया गया। इसके बेनिफिट हैं यूपीआई के, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसके लिए व्हाट्सएप ने अभी
5 बैंकों के साथ काम कर रहा है। क्या? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जियो पेमेंट बैंक के साथ। और ये व्हाट्सएप का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो कितने लैंग्वेज में इनिशियली तौर पे है? 10 रीजनल लैंग्वेज में। क्या है ये व्हाट्सएप अभी ये सभी नागरिकों को अपनी सुविधा देने वाला है? लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन एनपीसीआई इसको फेज मैनर में क्या करेगा? एक्सेस तक पहुंचाएगा, सभी तक। अभी फिलहाल कितने लोगों को? 20 मिलियन को दिया गया है परमिशन। एनपीसीआई फ्रेंड 2008 में दिल्ली पास पे ध्यान रखना है। एनपीसीआई के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, समय समय पे जब भी आते रहेगा एक एक प्रोडक्ट का हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो सही जवाब इसका क्या है? डी, व्हाट्सअप। हाल ही में एक नया बुक लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? टिल मी विन। और जो इसके लेखक हैं वो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गोलेरिया। कौन है? रणदीप गोलेरिया। और उनके साथ को राइटर भी हैं जिनका नाम है चंद्रकांत लहरी और गगनदीप कंग। अपने को क्या याद रखना है? रणदीप गोलेरिया को बस, और कुछ भी ध्यान नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। इसरो ने अपने खाते में एक और उपलब्धि फ्रेंड दर्ज कर ली है। हर मौसम में पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि EOS-01। EOS-01 किस क्षेत्र में? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और इसरो ने लॉन्च किया है अभी हाल ही में, और उसके साथ साथ 9 अदर कस्टमर सैटेलाइट को भी क्या किया है? लॉन्च किया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है वो भारत में व्यावसायिक रूप से बात करें या एग्रीकल्चर रूप से बात करें या फिर आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके बात करें, तो इन क्षेत्रों में हर एक मौसम में भारत सरकार को क्या देते रहेगा? सही इंफॉर्मेशन देते रहेगा। और इसका जो लॉन्चिंग है वो कहाँ से किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। अब ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जो लॉन्च किया है कि हर मौसम में पृथ्वी की क्या करते रहेगा? वो अध्ययन करते रहेगा। वो किस रॉकेट के द्वारा किया गया है? तो PSLV C-49 का 51वां उड़ान था। किसका? PSLV C-49 का 51वां उड़ान था। और 51वां जो उड़ान था वो किस सैटेलाइट को लेके गया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को लेके गया है। बात करें PSLV की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और हाल ही में किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है? EOS-01 का? तो भारत ने। क्या काम करेगा ये? अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा हर एक मौसम में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कॉमर्शियल बिजनेस के क्षेत्र में, और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये इंफॉर्मेशन देगा। साथ ही 9 अदर जो सैटेलाइट हैं उनमें से अगर बात करें तो एक जो सैटेलाइट है लिथुआनिया का है। एक सैटेलाइट क्या है? जो कि बाल्टिक नेशन है, कल हमने देखा था। लिथुआनिया का क्या है? एक सैटेलाइट है। लग्जमबर्ग के 4 सैटेलाइट हैं। और अमेरिका कितने? 4 सैटेलाइट, यानी कि 9 सैटेलाइट EOS-01 के सिवा और लॉन्च किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड कंपनी साइका ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? राजकुमार राय। क्या नाम है? राजकुमार राय। उसके सिवा कुछ हाल ही में और, जैसे बजाज अलायंस के क्या? आयुष्मान खुराना, पेटम फर्स्ट गेम के सचिन तेंदुलकर, ग्रेट लर्निंग के विराट कोहली एंड XYZ दिए गए हैं, आप ध्यान रखें। उसके बाद बात करें कि NHPC ने हाल ही में अपना 46 राइजिंग डे मनाया है। किस तारीख को? 7 नवंबर। और साथ में फ्रेंड याद रखेंगे 7 नवंबर को क्या था? CV रमन, जो कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, 1930 में ही इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला। और इनकी भी क्या जन्म दिवस मनाया जाता है? 7 नवंबर को। और इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और उसी के कारण 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। और 1954 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न से। किनको? CV रमन का भी 7 नवंबर को क्या मनाया गया?
हैप्पी बर्थ एनिवर्सरी मनाएगा जी। और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का भी। उसके बाद फ्रेंड्स, ये होमवर्क के लिए आज संडे है, इनको एक बार सर्च करें कि हाल ही में इंडिया और डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है वेजिटेबल एंड फ्लावर के क्षेत्र में, इनमें से किस राज्य में। उसके बाद सेकेंड प्रश्न घर के लिए कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट जो अवार्ड है हाल ही में इनमें से किस राज्य ने जीता है। तो फ्रेंड कोशिश करें, आप जितना लोग भी देख रहे हैं कोशिश करें कि इसका जो आंसर है अपने शब्दों में लिख के दें ताकि लंबे समय तक स्टोर रहे। कल ही मैंने बात कहा था कि ये ना सोचे कि पहले व्यक्ति ने आंसर दे दिया है तो मेरा आंसर सेम होगा। भाई सेम ही होगा, प्रश्न एक ही है तो उसका आंसर सेम ही होगा। तो कोशिश करें कि लिख के आंसर दें और जितना हो सके उसको रीड करके आंसर दें। तो फ्रेंड, आज का ये करंट अफेयर रहा, बेनिफिट हुआ होगा आपके लिए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हो सके तो दोस्तों को भी क्या करें, शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद जो इस चैनल पे बने रहे।